नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीएस जीके की सीरीज़ चल रही है, जिसमें 1000 प्रश्नों में आपका पूरा यूपी जीके कवर किया जा रहा है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम में आने वाला हर एक वो क्वेश्चन जो आपके यूपी जीके से आएगा और यूपी करंट अफेयर से आएगा, वो सारा कवर किया जा रहा है। आज हम लोगों की क्लास है उत्तर प्रदेश की मृदा। देखिए, हर क्षेत्र में जो पहले दरअसल भौगोलिक उथल पुथल के बाद जब जो जीवाश्म थे, जो मतलब भौगोलिक उथल पुथल हुई तो ऊपर पेड़ पौधे जानवर ये सब ज़मीन में जो दब गए, उसके बाद वो जीवाश्म के रूप में बन गए। तो वहाँ से फिर मिट्टी का उपजाऊपन और जैसे जो भी चीज़ें हम लोग खोदते हैं, मिट्टी खोदते हैं तो नीचे से बहुत नीचे जाने पे पानी भी मिल जाता है। तो यही सब चीज़ें आपको इसमें आज पढ़ाई जाएंगी कि उत्तर प्रदेश में जो मृदाएं पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी ज़्यादा उपजाऊ है, कौन पुरानी मृदा है, कौन नई मृदा है, इन सब चीज़ों को बताया जाएगा। साथ ही साथ कौन सी मृदा में कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, जो फसलों के लिए कौन उपयोगी होते हैं और कौन ख़राब होते हैं, या ज़्यादा हो जाते हैं कम, ख़राब तो नहीं होते हैं, या ज़्यादा या कम पे दिक्कत आती है फसलों में। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर सकते हैं। यूपी एग्रीकल्चर टीए, ठीक है, एग्रीकल्चर टीए और केन सुपरवाइज़र, ठीक है, केन सुपरवाइज़र, ये केन सुपरवाइज़र का जो आपका पेपर होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा को खादर और बांगर के नाम से जाता है। बात यह है कि नवीन को खादर कहा जाता है और प्राचीन को बांगर कहा जाता है, जो पुरानी है। ठीक है, देखो, जब पुरानी चीज़ आपकी क्या हो जाती है, बंगार हो जाती है ना। पुरानी चीज़ों को क्या बोल देते हैं आप लोग कि ये तो बंगार हो गया है, कबाड़ हो गया है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। और जो नवीन होती है, खादर जो होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? नवीन मृदा। नवीन हो गई खादर और प्राचीन हो गई बांगर, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव तत्व की कमी होती है। ठीक है, आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सीधे सीधे पेपर में, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है आपके। जलोढ़ मृदा जो होती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्व की, देखिए नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा दलहनी फसलें जो होती हैं आपकी, सबसे ज़्यादा देखिए दलहनी फसलों में पाया जाता है नाइट्रोजन। पाया नहीं जाता, उनको ज़रूरत भी होती है, पाया नहीं जाता, सॉरी माफ़ करिएगा, उनको सबसे ज़्यादा दलहनी फसलें जो होती हैं उनको मिट्टी से नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मात्रा में चाहिए होती है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा में, इसीलिए जलोढ़ मृदा में हम दलहनी फसलें नहीं लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, मृदा के खनिज, जैव पदार्थ, जल तथा वायु 4 प्रमुख घटक हैं। ठीक है, खनिज, जैव पदार्थ, जल और वायु, ये सब मृदा के 4 घटक हैं जिनकी उपस्थिति में ही एक अच्छी मृदा, फसल के लिए एक अच्छी मृदा बनती है। क्योंकि देखिए, जब मृदा नहीं अच्छी होगी, इसीलिए कहा जाता है जब भी आप लोग खेतों में फसल लगाइए तो पहले सॉइल टेस्टिंग करवा लीजिए। उसमें फास्फोरस, एनपीके वगैरह जितने भी जो चीज़ रहती है वो सब आप लोगों को पता चल जाएगी किस मात्रा में मेरी मृदा में खनिज लवण हैं, उपस्थित हैं, और कितने खनिज लवण हमें डालने पड़ेंगे फसल लगाने के लिए। जैसे आपको कोई भी फसल लगानी, दलहनी फसल लगानी है, तो उसके लिए आपको नाइट्रोजन की अधिकता उसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, लवणीय और क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर या बंजर या कल्लर या रेह के नाम से जाना जाता है। लवणीय और क्षारीय मृदा को सामान्यतः कौन से नाम से जाना जाता है? लवणीय और क्षारीय मृदा। तो इनको जाना जाता है आपका ऊसर और बंजर। ठीक है, ऊसर और बंजर का क्या मतलब है? जहाँ पर लवड़ी होती है, मतलब लवणता ज़्यादा होती है मृदा में, तो वहाँ पर उपजाऊ नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो आपके कटीले नुकीले पत्तियों वाले पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा वहाँ पर
उगते हैं, ठीक है। और जो ऊसर और बंजर होती है तो वहाँ पर देखा होगा आपने घास फूस सड़क के किनारे उगी रहती है। तो वो घास फूस उगने का कारण यही होता है कि सड़क से सारी जितनी भी गंदगी रहती है वो सब उस मृदा में मिलती रहती है जाके, तो वो मृदा ऊसर बंजर हो जाती है। तो वहाँ पर तरह तरह की घासें उगाती हैं, ठीक है। घास या वीड जो होती है, खरपतवार, वो उगाता है। आगे देखते हैं, लाल, परवा, मार, राकर या भोट्टा आदि बुंदेलखंड की मृदा हैं। आपसे पूछा जा सकता है परवा किस क्षेत्र की मृदा है, मार किस क्षेत्र की, राकर किस क्षेत्र की, भोंटा किस क्षेत्र की, तो और लाल मृदा किस क्षेत्र की है। तो ये बुंदेलखंड एरिया में लाल मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए मैं लाल से लिख भी रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए लाल है ये, ठीक है। ये जो लाल मृदा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती हैं। जो लाल और राकर भी आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा चुकी है। लाल और राकर मृदाएं जो होती हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि जो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है। उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन से मृदा अपर्दन अधिक होता है, ठीक है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे ज़्यादा होती है। नहर का जो सिंचाई का प्रवाह तंत्र बना रखा है वो नहर के द्वारा है। और होता यह है कि मिट्टी का अपर्दन, मृदा अपर्दन सबसे ज़्यादा किस माध्यम से होता है, जलीय अपर्दन के कारण होता है, मतलब जल के भराव के कारण, ठीक है। परत अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। जाहिर सी बात है, देखिए कोई मिट्टी की लेयर है, ये 4-5 लेयर हैं, ठीक है। अब जब धीरे धीरे इसका पतन होता जाएगा, लेयर का हटती जाएंगी, तो वो मिट्टी कमज़ोर होती जाती है। और मिट्टी कमज़ोर होने के साथ साथ जो फसल होती है, फसल भी कम होती है आपकी। क्या होती है, फसल कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपके परत अपर्दन को क्या कहा जाएगा, किसान की मौत, क्योंकि किसान की पैदावार नहीं होगी तो वो अपना घर कैसे चलाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग चीज़। अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रदेश का इटावा जिला, ठीक है, अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित है, ठीक है। प्रदेश का इटावा जिला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लीजिए। ये प्रदेश का जो इटावा जिला है, इटावा, मैनपुरी, इटावा, ये सब क्षेत्र एक ही पास पड़ता है। आगरा जाएंगे जब आप, मध्य लखनऊ से, राजधानी से आगरा जाएंगे तब रास्ते में आपको इटावा के लिए रास्ता जाता है, वहाँ पे वहीं पे मिलेगा आपको इटावा। इटावा जिला अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, फिर आपका आगे लिखा हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित होता है, ठीक है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिम साइड में प्रदेश में वायु अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। देखिए होता क्या है, जब वायु अपर्दन का मतलब ये हो गया कि जो अपने साथ वो धूल, मिट्टी के ऊपर की परत होती है ना, उसको वो उड़ा ले जाती है। इतनी तेज़ धक्का पड़ता है मिट्टी पे कि वो थोड़ा आगे बढ़ जाती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन, मृदा अपर्दन सबसे ज़्यादा किस माध्यम से होता है, वायु अपर्दन से। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मृदा अपर्दन किससे सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो उसमें सीधे सीधे आंसर आपका क्या आ गया, वायु अपर्दन के कारण सबसे ज़्यादा होता है। विंध्य शैलों के टूटने से लाल मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है, विंध्याचल जो शैलें हैं, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, काली काली हैं, तो उनसे, उनके टूटने क्या रगड़ खाती हैं और निर्माण कार्य होता है, तो वहाँ से, इसीलिए वहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। विंध्याचल क्षेत्र में क्या पाया जाता है, लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। लाल मृदा, देखिए मैं लाल लाल लिख रहा हूँ, मृदा की तरह लाल। प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा कुछ पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे पाई जाती है, पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, मरुस्थलीय मृदा प्रदेश में किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टर्म है ये दोस्तों, याद कर लीजिए। जलोढ़ मृदा में पोटाश एवं चूना की प्रचुरता रहती है, ठीक है। जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है, तो अभी मैंने बताया था किस चीज़ की कमी रहती है, अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि पोटाश एवं चूना की प्रचुरता रहती है। आपको पोटाश और चूना जलोढ़ मृदा में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोग जान लीजिए। अब आपको आगे बताया जाएगा
अब सीधे सीधे अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए, ठीक है, वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला, ठीक है, वायु अपर्दन से, किससे, वायु अपर्दन। वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा कौन से जिलों में होता है? एक तो हो गया मथुरा में हो गया, ठीक है, और दूसरा कहाँ पे हो गया? दूसरा आपका आगरा, देखिए आस ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, आगरा, ठीक है, आगरा और मथुरा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वायु अपर्दन होता है, ठीक है। अब ये पश्चिमी क्षेत्र में पड़ते हैं, इसी वजह से। अब जैसे लाल मिट्टी जो होती है मुख्य रूप से मतलब कौन से ज़िले में पाई जाती हैं, ठीक है। अब पूछा जाएगा लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी सबसे अधिक किस ज़िले में पाई जाती है? तो वहाँ पे ज़िला आप कौन कौन सा बताएंगे? एक तो हो गया आपका मिर्ज़ापुर हो गया, और दूसरा आपका सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ये दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर लाल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे भूमि का संरक्षण आपको करना है, भूमि संरक्षण। देखिए ये आपके क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैच द फॉलोइंग में सबसे अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि के संरक्षण कैसे करेंगे आप, ठीक है। मैं कैसे करेंगे, तो उसमें 3-4 चीज़ें दी हुई होती हैं। तो उसमें जैसे एक तो हो गया आपका मेड़बंदी, ठीक है, क्या हो गया? मेड़बंदी। फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका? जल निकासी, जो वाटर ड्रेनेज होता है ना, जल निकासी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब वाटर ड्रेनेज अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी, आपका भूमि संरक्षण बल्कि मृदा अपर्दन होता जाएगा, ठीक है। और एक तो वृक्षारोपण सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण आपका सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। पेपर में जहाँ तक कि यही लिखा होगा आपका कि सीधे सीधे पूछा जाएगा वृक्षारोपण जो आप करते हैं वो किस लिए करते हैं, ठीक है। तो वृक्षारोपण एक तो उसमें मुख्य कारण क्या हो गया आपका? यही कि भूमि संरक्षण के लिए। तो दोस्तों आज उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने चीज़ें जानी हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले समय में आपकी करंट अफेयर की भी क्लास जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। और आपका यूपी आरओ का अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, जल्दी ही आयोग के द्वारा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आपका बजट आएगा, बजट के आते ही जल्दी ही आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ वीडियो री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपका उसी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि आयोग तो पेपर UPSSC पेपर कराना चाह रहा था, पर अभी शायद सरकार की तरफ से उसका बजट नहीं सेंशन हुआ है। तो जैसे ही उसका बजट सेंशन हो जाएगा वैसे ही आपकी डेट आ जाएगी। तो प्रॉबली कह सकते हैं आप कि मई की लास्ट मई से लेके जून की फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।